हेलो एंड वेलकम दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूं संजय, आपका दोस्त और होस्ट। तो स्वागत है आपका क्राइम के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से काफ़ी दिनों से आपके लिए कोई अच्छी कहानी अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। लाइफ में बहुत सी परेशानियां चल रही है दोस्तों। कुछ परेशानियां भी है और कुछ समय के अभाव के कारण हर रोज कहानी अपलोड नहीं कर पाता हूं। मुझे पता है दोस्तों कि कंटेंट में बहुत कमी रह जाती है और मैं उसको लगातार सुधारने की भी कोशिश कर रहा हूं। फिर भी कोशिश तो यही रहती है कि कंटेंट अच्छा हो, ताकि आपको सुनने में भी अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 1990 की ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें एक लड़की का कत्ल हो जाता है और उसका रेप भी हो जाता है। आरोपी को शक के आधार पर जेल भी भेज दिया जाता है, लेकिन आम लोगों की फांसी की मांग के आक्रोश के चलते उसे फांसी भी हो जाती है। लेकिन फांसी होने के बाद जो सच्चाई पूरे तथ्यों के साथ सामने आती है, उसमें वो पूरी तरह से बेकसूर पाया जाता है। सच में ही दोस्तों, ये कहानी जिसने भी सुनी, सबकी आंखें नम हो गई। दोस्तों, ये कहानी है कोलकाता के भवानीपुर आनंद अपार्टमेंट की, जहां पर बंगाल का एक शख्स धनंजय चटर्जी साल 1987 में उस अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी पर लगा हुआ था। उसके बाद नारकदास पारेख और उनकी पत्नी यशोमती बेन सन 1990 में गुजरात से आकर उस अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। दोस्तों, नागरदास पारेख और यशोमती बेन के दो बच्चे थे। लड़की का नाम था हैतल पारेख और लड़के का नाम था भावेश पारेख। नागरदास पारेख गुजरात से आकर कोलकाता में बस गए और यहाँ सोने और जेवर का धंधा चलाते थे। बेटी हैतल पास के एक स्कूल में वेलेंट गोल्ड स्मिथ नाम के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन की बात है, हैतल अपने स्कूल से घर जाती है और अपनी माँ से शिकायत करती है कि सोसाइटी का गार्ड उस पर बुरी नज़र रख रहा है। 2 मार्च की तारीख को हैतल एक बार और फिर माँ से शिकायत करती है कि गार्ड ने उसे पिक्चर देखने को चलने को कहा। नागरदास इसकी शिकायत सोसाइटी मेंबर्स से करते हैं और गार्ड का तबादला कर दिया जाता है। 5 मार्च को गार्ड धनंजय चटर्जी को एक नई जगह पर रिपोर्ट करना था, लेकिन उस दिन वो वहां न जाकर आनंद अपार्टमेंट में दोबारा ड्यूटी लेने पहुंच गया। ड्यूटी का वक्त था सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। दोस्तों, 5 तारीख को पारेख परिवार के सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। घर पर सिर्फ माँ थी। हैतल का उस दिन एग्जाम था। एग्जाम देकर वो 1 बजे के आसपास घर पहुंचती है। शाम 5:30 पर यशोमती बेन घर से निकलती है और पास के एक मंदिर में पूजा करने चली जाती है। हैतल अब घर पर अकेली थी। उसी समय धनंजय दूसरे गार्ड से कहता है कि उसे तीसरी मंजिल पर जाना है। वजह पूछने पर वो बताता है कि उसे मालिक को फोन करके बताना है कि वो जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल तक पहुंच जाता है। उसी समय धनंजय जिस कंपनी के थ्रू गार्ड लगा था, उस कंपनी का एक बंदा आनंद अपार्टमेंट में आता है और पूछताछ करता है कि क्या नए गार्ड ने ड्यूटी ज्वाइन की या नहीं। घड़ी में 5:45 हो रहे थे। पूछताछ पर कंपनी के आदमी को पता चलता है कि नया गार्ड नहीं आया और धनंजय ही ड्यूटी पर आया है। आदमी दूसरे गार्ड से धनंजय के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि धनंजय तीसरी मंजिल पर है। इसके बाद दूसरा गार्ड धनंजय को आवाज लगाता है। धनंजय तीसरी मंजिल से नीचे झांककर जवाब देता है कि वो नीचे आ रहा है। नीचे आकर धनंजय कंपनी के आदमी से गेट के बाहर कुछ देर बात करता है और बताता है कि कुछ पर्सनल कारणों से उस दिन वो नई जगह ड्यूटी पर नहीं जा पाया। कंपनी का आदमी धनंजय से कहता है कि अगले दिन वो नई जगह पर ड्यूटी रिपोर्ट कर दे।
इसी समय यशोमती पारेख घर लौटती हैं। उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर पर टेलीफोन करने गया था। इसके बाद वो अपने फ्लैट पर जाकर बेल बजाती है। जब बड़ी देर के बाद कोई जवाब नहीं आता तो दरवाजा तोड़ दिया जाता है। अंदर हैतल खून से लथपथ थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। हैतल की हत्या कर दी गई थी। लगभग 3 घंटे के बाद नागरदास पारेख पुलिस को इत्तला करते हैं और तहकीकात शुरू हो जाती है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को धनंजय पर शक हो जाता है, लेकिन अगले 7 दिन तक धनंजय पुलिस के हाथ नहीं लगता। 12 मार्च को पुलिस धनंजय को उसके गांव से पकड़ लेती है। वहां पुलिस को वो कपड़े बरामद होते हैं जो उसने वारदात के वक्त पहने थे। उसके घर से एक घड़ी भी मिलती है जो नागरदास के घर से चोरी हो गई थी। पूछताछ में धनंजय बताता है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है और वो 5 मार्च को अपने छोटे भाई का जनेऊ संस्कार करने के लिए गांव आया था। केस कोर्ट में पहुंचता है। हत्या का कोई चश्मदीद नहीं था और जो सुराग थे वो भी परिस्थिति जन्य थे। ऐसे मामलों में मोटिव तय करना आवश्यक होता है। सरकारी वकील ने दलील दी कि चूंकि विक्टिम यानी हेतल के पिता ने धनंजय की शिकायत कर उसका तबादला करा दिया था, इसी वजह से धनंजय ने बदला लेने के इरादे से पहले तो हेतल का रेप करा और फिर उसकी हत्या कर दी। कई गवाहों ने इस बात की तस्दीक दी कि अभियुक्त हत्या के वक्त बिल्डिंग में मौजूद था। सबूत के तौर पर एक पीला बटन भी पेश किया गया जो पुलिस को घटनास्थल से मिला था। पुलिस के अनुसार धनंजय ने उस दिन पीले रंग की शर्ट पहनी थी जो पुलिस को बाद में उसके गांव से बरामद हुई थी। इसके अलावा उस घड़ी को भी पेश किया गया था जो धनंजय के घर से बरामद हुई थी। दोस्तों, ये 21वीं सदी की पहली फांसी थी। सारे गवाहों और बयानात के आधार पर कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई, जिसे पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखा गया। 14 साल जेल में बिताने के बाद 2004 में फांसी की सजा तय की गई। 25 जून 2004 को फांसी का दिन मुकर्रर था, लेकिन 24 जून को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास धनंजय की माफी की अपील पहुंची और फांसी रोक दी गई। अगले दिन से धनंजय की फांसी के समर्थन में आवाजें उठने लगी। तब बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने भी फांसी के समर्थन में कैंपेन चलाया था। 15 अगस्त 2004 को कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह के 4 बजे थे जब जल्लाद नाटा मालिक एक लीवर खींचते हैं और 39 साल के धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, ये 21वीं सदी में भारत में पहली बार किसी को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों, अब पारेख परिवार कुछ दिनों के बाद कोलकाता से अपना जमा जमाया कारोबार लेकर निकल जाता है। मीडिया के लिए कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नजर कुछ सालों बाद पड़ी। वो कहानी थी धनंजय के नजरिए से। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त तक धनंजय यही कहता रहा कि वो बिल्कुल निर्दोष है। उसने कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई जब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस कर कुछ नए तथ्य सामने रखे। क्या कहानी कुछ और थी? इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि विक्टिम यानी हेतल ने अपने हमलावरों के साथ हाथापाई की थी। उसके हाथ पर खून के निशान थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े एकदम साफ थे। उनमें कहीं भी कोई खून का निशान नहीं था। उसके शरीर पर कहीं भी कोई चोट या खरोंच का निशान नहीं था। पुलिस जिस पीली शर्ट की बात कर रही थी उसकी जांच के लिए एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कोई भी निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से या हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान नहीं मिले थे। हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे,
लेकिन मर्डर वेपन भी कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। अब बात करते हैं गवाहों की। पहला गवाह था दूसरा गार्ड, जिसने दावा किया था कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज दी थी और उसने वहां से नीचे झांक कर देखा था। और एक गवाह लिफ्टमैन ने भी पहले इस बात पर हामी भरी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया था। उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए उसने नहीं देखा। दोनों गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। दूसरा गार्ड कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज दी तो उसने तीसरी मंजिल से नीचे देखा, जबकि हर माले पर लोहे की सरिया लगी हुई थी। यानी वहां से कोई नीचे झांके तो नीचे वाला आदमी उसे नहीं देख सकता। दोस्तों, हैतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हैतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली, जबकि लिफ्टमैन ने बताया कि तब समय 4:10 हो रहा था। गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में घुसा और 5:45 पर बाहर आया। यानी इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे और इस बीच उसे अपना नाम पुकारे जाने पर बाहर निकलकर नीचे झांककर जवाब भी देना था। घड़ी चुराने की बात पर भी सवाल उठा, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और भी कई चीजें थी और सिर्फ घड़ी गायब हुई थी। हत्या के बाद धनंजय ने अपने कपड़े क्यों बचा कर रखे थे, ये सवाल भी कोर्ट में कभी नहीं उठा। डीएनए टेस्ट भी नहीं हुआ। फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार हैतल के अंडरगारमेंट्स में वीर्य के निशान पाए गए थे, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की गई थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात मेंशन नहीं थी। एक सवाल ये भी था कि अगर हैतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हैतल ने उसे अंदर घुसने क्यों दिया। जब हैतल की मां घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय ऐसा कर नहीं सकता था और हैतल तो मर चुकी थी, फिर अंदर से दरवाजा बंद किसने किया। एक बात यह भी पता चली कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ अपने सुपरवाइजर से कंप्लेंट की थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी अदालत में ध्यान नहीं दिया गया। ऑफिशियल कहानी के अनुसार हैतल की मौत के बाद उसकी मां ने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने की बात कही, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इसके बारे में 3 घंटे बाद बताया गया। सुनवाई के बाद हैतल की मां ने शहर छोड़ दिया और कई बार वो ट्रायल में भी नहीं आई। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी उसकी कॉपी भी कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सबूत की जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया उस पर एक चाय वाले के हस्ताक्षर थे। दोस्तों, इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, जो गलत भी नहीं है। बिल्कुल संभव है कि इस मामले में दोषी धनंजय ही था। लेकिन एक बात को समझना जरूरी है, वो ये कि न्याय इंसान का बनाया कॉन्सेप्ट है, यानी कुछ गलत हो तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन झूठ भी इंसान का ही बनाया एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए किसी के कह देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। इसलिए सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है, जिसका पालन सावधानी से नहीं किया जाए तो किसी गुनहगार को छूट मिल सकती है और किसी बेगुनाह को फांसी। कानून चूंकि इंसानी सिस्टम है, इसलिए गलतियां होना लाजमी है। यही समझकर नीति निर्माताओं ने कानून में इस बात का भी ध्यान रखा है। इसलिए कानून का मूल भाव यह भी माना जाता है कि गलती से गुनहगार छोड़े जाएं तो ये फिर भी स्वीकार्य है, लेकिन गलती से किसी बेगुनाह को सजा हो जाए ये कतई स्वीकार्य नहीं होगा। फांसी के केस में तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम सजा में गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई हर जाना मिल सकता है, लेकिन फांसी में ये मुमकिन नहीं होता।
इसलिए फांसी की सजा देते वक्त ये ध्यान देना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि मामला बिल्कुल रियल और साफ हो, और साथ ही ये तय करना भी जरूरी है कि केस किसी भी रीजनेबल संदेह से परे हो। बाकी धनंजय का केस किसी भी संदेह से परे था या नहीं, ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।